अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.6 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने लगे हैं। न्यूटन्स हमारे पास एक फिजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने 3 फिजिकल्स लॉ को एक्सप्लेन किया। उन लॉज को हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। वो किस पे बेस करते थे? क्लासिकल मैकेनिक्स पे, ठीक है। और ये लॉज हमें क्या बताते हैं? दे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉडी एंड द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट एंड इट्स मोशन इन रिस्पॉन्स टू दोज फोर्सेस, ठीक है, कि उसके रिजल्ट में जो उनमें चेंज आया टू दोज फोर्सेस, तो उसके रिजल्ट को भी हमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि न्यूटन्स लॉज कब एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ उस टाइम एप्लीकेबल होता है व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी इज स्मॉल एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जब स्पीड ऑफ बॉडी जो है वो हमारे पास कम होगी एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो एप्लीकेबल होंगे स्पीड ऑफ लाइट। उस टाइम जो लॉज ऑफ न्यूटन है वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से अगर हमारे पास स्पीड ऑफ बॉडी जो है वो कम होगी तभी न्यूटन्स लॉ हमारे पास एप्लीकेबल होंगे। फॉर वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज एटॉमिक पार्टिकल्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है, डिवेल्प्ड बाय आइंस्टाइन इज एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पर जो आइंस्टाइन के लॉ है वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन न्यूटन्स के लॉ जो है वो फेल हो जाएंगे। अगर हम लोग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए देखें, जैसे हमारे पास एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनके लिए देखें तो वहां पर आइंस्टाइन के जो लॉ हैं वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन न्यूटन्स के लॉ क्या हो जाएंगे? वहां पे फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हमारे पास क्या कहते हैं हमें? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body at rest will remain at rest and a body moving with uniform velocity will continue to do unless acting on by some unbalanced external force। हमारे पास एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे है, फॉर एग्जाम्पल अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, अब जो बुक है वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तो बुक जो है वो मूव नहीं करेगी। इसी तरह से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कार है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, जब तक हम उसके ऊपर कोई खुद से फोर्स नहीं लगाएंगे, एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो है हम खुद से नहीं लगाएंगे, तो वो कार तब तक अपने कंटिन्यूस मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ भी यही कहते हैं कि अगर बॉडी जो है रेस्ट है will remain at a rest and a body moving with uniform velocity will continue to do so unless acting on by some unbalanced external force, ठीक है। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते थे, लेकिन अगर जो बॉडी है वो मूव कर रही है will remain moving with uniform velocity until we apply any force, ठीक है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। हम इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या है? अ बॉडी ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है, ठीक है, ड्यू टू विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगा भी रहे हैं और वो उस फोर्स को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, और वो अपनी मोशन में है या वो रेस्ट में है और वो अपनी उस पोजीशन में रहती है, स्टिल इन दैट पोजीशन, अगर वो रेस्ट में है और उसके ऊपर हम फोर्स लगा भी रहे हैं, तो वो उस फोर्स को रेजिस्ट कर देती है और अपनी सेम पोजीशन को, अगर वो मोशन की फॉर्म में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और वो अपनी स्टिल रिमेन इन इट्स पोजीशन। तो अगर वो अपनी पोजीशन में रहेगी तो हम इसके कहेंगे कि क्या है? इसके अंदर इनर्शिया है, ठीक है, इनर्शिया ज्यादा है। लेकिन अगर वो बॉडी जो है अपनी पोजीशन को या अपनी मूवमेंट को उस एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से अपनी मूवमेंट को चेंज कर लेती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसका इनर्शिया क्या है? बॉडी का कम है। तो इसलिए हम न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। इनर्शिया की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी tending to maintain the state of rest or state of uniform motion is called its inertia, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने इनर्शिया की बात कर ली। इसी तरह से जो मैंने आप लोगों को चीज अभी एक्सप्लेन की कि अगर एक बॉडी है वो अपनी पोजीशन को या अपनी मोशन को मेंटेन नहीं कर सकती, इट मींस टू से कि उसका इनर्शिया क्या है, कम है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी वो अपनी मोशन को, या अगर वो बॉडी रेस्ट में है और अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन रखती है, इट मींस टू से दैट उसका इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है, तो हम इस चीज को इस तरह से भी ले सकते हैं, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड्स इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लॉ ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं, इसी तरह से हम इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। A frame of reference stationed on earth is approximately an inertial frame of reference। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, whenever a net force acts on a body, it produces acceleration in its own direction. This acceleration produced is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body। एक्सेलेरेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जब हम लोग एक बॉडी है उसके ऊपर फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन इन इट, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक्सेलेरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा इन इट्स ऑन डायरेक्शन। This acceleration is directly proportional to the force and is inversely proportional to the mass of the body. It is a Newton's second law of motion. So the relation is in result F is equals to ma। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है? F is equals to ma। हमारे पास जो यूनिट है, अगर हम लोग डायमेंशंस निकालें फोर्स की, तो हमारे पास m इंटू एल टी माइनस टू विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट m एल टी माइनस टू एंड द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, इस तरह से हमने फोर्स की डायमेंशंस में निकालनी और यूनिट ऑफ अ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब डिस्कस करते हैं लास्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, जैसा आप करेंगे वैसा आपको इन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अब एक्शन हम इस तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है, और रिएक्शन में हमें इस तरह से मिलता है। अब दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वल। एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? इक्वल है। ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट इंटरेक्टिंग बॉडीज। ठीक है, ये हमेशा सेम बॉडीज के ऊपर एक्ट नहीं करती, ऑन डिफरेंट इंटरेक्टिंग बॉडीज के ऊपर एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो डायरेक्शन है ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ रॉकेट, रोइंग ऑफ अ बोट और फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड्स। ठीक है, ये हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल में ले सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, पर उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। तो ये हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया और देखा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक 3.7 मोमेंटम को डिस्कस करेंगे।